नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने वाले और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय नायक जनरल जैकब की कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। जनरल जैकब, मूल नाम जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब, जिनका जन्म 1921 में हुआ था और जिनकी मृत्यु सन 2016 में हुई थी। जनरल जैकब की कहानी सुनाने से पहले किस तरह जनरल जैकब ने कर्नल नियाजी को अपने 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ था और किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में लेकर चलता हूँ। हम बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, शुरुआत से अर्थात 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ एक दंश भारत के विभाजन का रहा, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो देशों में बटा। पाकिस्तान एक नया देश बना, लेकिन पाकिस्तान एक नया देश, यह देश दो हिस्सों में पाकिस्तान को मिला। एक हिस्सा भारत के पूर्वी हिस्से में था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और दूसरा हिस्सा भारत के पश्चिमी हिस्से में था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। अब स्थिति यह थी कि संसाधन और सरकार के लिहाज से अगर हम देखें तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में कुछ ज्यादा समृद्ध था। साथ ही साथ जो है दोनों हिस्सों की भाषा भी अलग थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्वी पाकिस्तान एक तरह से कटाफटा सा महसूस करता था। पूर्वी पाकिस्तान में धीरे धीरे नाराजगी भी बढ़ रही थी और इसी समय वहां पर एक नए नेता का उदय हुआ और इन नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अवामी लीग। उन्होंने अवामी लीग नाम की एक पार्टी बनाई और पाकिस्तान के अंदर ही जो है उन्होंने स्वायत्तता की मांग कर। 1970 के दौर में 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे और इस आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में इनकी पार्टी ने भारी जीत दर्ज की। साथ ही साथ उनके पास इतने सांसद हो गए कि वो प्रधानमंत्री अर्थात सरकार बनाने के काबिल थे। वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बजाय इसके कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया जाना वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बना। न केवल असंतोष का कारण बना, बल्कि यह असंतोष धीरे धीरे करके वहां पर गृह युद्ध का कारण बन गया। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने जनरल टिक्का को वहां पर भेजा, लेकिन जनरल टिक्का ने वहां पर स्थिति को संभालने के बजाय स्थिति को और बिगाड़ दिया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर नरसंहार हुआ। सेना के अत्याचार से जो स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया और वहां के लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी नाम से अपनी एक सेना बना ली। एक तरह से वहां के लोगों ने सेना बनाकर पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध जंग छेड़ दिया था और अब पाकिस्तान में एक गृह युद्ध छिड़ गया। चूंकि भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश था, पूर्वी पाकिस्तान से हमारी सीमाएं लगती थी, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध के छींटे भारत पर पड़ना लाजिमी। अब पाकिस्तान के अपने घर में जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के प्रारंभ होने के आरोप पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगाए और पाकिस्तान ने अपने घर के युद्ध को शांत कराने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर 3 दिसंबर 1971 शाम का वक्त था। पाकिस्तान ने भारत के लगभग आधा दर्जन एयरपोर्ट्स पर अचानक ही बमबारी प्रारंभ कर दी। जब पाकिस्तान ने इस तरह से लगभग आधा दर्जन एयरपोर्ट्स पर बमबारी प्रारंभ की तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। सबसे पहले भारतीय सेना ने कराची के एयरबेस को उड़ाया और फिर सीधे बांग्लादेश में दाखिल हुआ। युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया। इस समय वहां पर भारत में भारतीय सेना के जो अध्यक्ष थे जनरल श्याम मानेकशॉ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहादुर व्यक्ति, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी को कहा था कि पाकिस्तान को आप युद्ध कर लेने दीजिए, अमेरिका को साथ दे लेने दीजिए। यदि अमेरिका हमारे ऊपर एटम बम गिरा देता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा जीत तो हमारी ही होगी।
इस तरह से जनरल मानेकशॉ अपनी जीत के प्रति जो है बहुत ही आश्वस्त थे। 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक केवल 13 दिन के भीतर भारतीय सैनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक, हालांकि जब भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ढाका तक पहुंचती है तो उस समय वहां पर केवल और केवल ढाका के चारों ओर, ढाका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 3000 सैनिक जो है वो भारतीय सैनिक वहां पर थे, जबकि ढाका में उस समय एग्जैक्टली ढाका में उस समय पाकिस्तान के लगभग 26,400 सैनिक जो है वो वहां पर थे। अब यहां से मैं अपने नायक जनरल जैकब की कहानी शुरू करता हूं। देखिए, व्यवहारिक तौर पर जो है अगर देखा जाए तो स्थिति तो चिंताजनक इसलिए थी क्योंकि ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारे 3000 सैनिक थे, जबकि ढाका में पाकिस्तान के 26,400 सैनिक बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक नकली पैराट्रूप की कहानी जो है वो आती है और यहाँ से जो है पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा पासा जो है वो पलट जाता है। क्या थी ये नकली पैराट्रूप या नकली पैराशूट की कहानी? तो देखिए, भारत की सेना जो है जब ढाका की तरफ जो है, ढाका से आगे जो है उनके गांव की तरफ बढ़ रही थी, तब 7 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के इलाकों में, जो बांग्लादेश के इलाके थे जिनमें विशेष रूप से जो है जेसोर और सियालहट, इन इलाकों में जो है, इन इलाकों को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना से आज़ाद करा लिया था। उस समय भी जो है भारतीय सैनिकों की संख्या जो है पाकिस्तान से कम थी, सेना आगे बढ़ रही थी। उसी समय जो है भारतीय वायुसेना के एक प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में जो है ये दिखाया गया कि कलकत्ता से कुछ जवानों को पैराशूट के जरिए जो है पैराड्रॉप कराया जा रहा है। बेसिकली पैराड्रॉप का मतलब क्या होता है? पैराड्रॉप का मतलब होता है कि सेना के जवानों को, युद्ध सामग्री को पैराशूट के सहारे नीचे जमीन पर जो है लैंड करा। ये दिखाया जा रहा था, कुछ इस तरह से उस पूरे दृश्य को दिखाया गया कि भारत के जवान, भारत के हथियार बांग्लादेश में पैराशूट के जरिए लैंड हो रहे हैं। बेसिकली ये कुछ भी जो है वो जो पूरा वीडियो जो था ये एक्चुअल वीडियो नहीं था, अर्थात ये वीडियो एक ट्रेनिंग का वीडियो था, क्योंकि उस समय तक पूरी इंटरनेशनल मीडिया, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है उसके संज्ञान में ये पूरा युद्ध आ चुका था। इसलिए दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर की मीडिया में ये खबर जो है वो छप गई कि भारत ने ढाका में कब्जा करने के लिए अपने जवानों को, अपने हथियारों को पैराशूट के जरिए पैराड्रॉप कराया है। अब ये खबर सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। सच्चाई ये थी कि पैराड्रॉप की ये जो तस्वीर थी, ये तस्वीर जो है बेसिकली कोई सही तस्वीर थी ही नहीं। ये तो 1 साल पहले हुए किसी ट्रेनिंग की तस्वीर थी। जब जो है ये पूरी खबर छपी, पाकिस्तान के होश उड़ गए। 16 दिसंबर 1971 का दिन, सुबह 9:15 का समय, लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब, ये उस समय भारत के पूर्वी कमान को संभाल रहे थे। दिल्ली से जनरल मानेकशॉ का फोन जो है उनको आता है और वो उनसे कहते हैं कि जैकब, आप ढाका जाएं और आत्मसमर्पण की तैयारी करें। जनरल जैकब ने कहा कि देखिए, मैं आपको आत्मसमर्पण का मसौदा पहले ही भेज चुका हूं, क्या मैं उसी आधार पर पाकिस्तानियों से बात करूं? तो मानेकशॉ ने उनसे कहा कि देखिए, जो भी मसौदा आपने भेजा है, इस मसौदे से ज्यादा महत्वपूर्ण वहां की परिस्थितियां हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आप सारी चीजें जानते हैं। आप वहां जाएं और पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मनाएं या पाकिस्तान को सरेंडर के लिए कहें। सरेंडर के लिए कहें क्या, आप पाकिस्तान से सरेंडर करवाएं। 16 दिसंबर दोपहर तक मेजर जनरल जैकब उस सरेंडर के पूरे एग्रीमेंट के साथ, उस पूरे ड्राफ्ट के साथ ढाका पहुंचते हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उस समय यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि मार्क हेनरी मौजूद थे। मार्क हेनरी ने पेशकश की कि आप सरकार पर नियंत्रण करने में वो जनरल जैकब की मदद कर सकते हैं। लेकिन जनरल जैकब ने उनको थैंक यू कहा और उन्हें थैंक यू कहने के बाद
उनको पेशकश जो उन्होंने पेशकश की थी उसके लिए उनको मना कर दिया और फिर वो आगे बढ़ गए। जैकब जब पाकिस्तानी सेना के लीडर जनरल नियाजी के पास पहुंचे। जनरल नियाजी पाकिस्तान के वो जनरल थे जिन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो जब जनरल जैकब नियाजी के पास पहुंचते हैं तब नियाजी अपने कुछ अधिकारियों के साथ सोफे पर बैठे हुए थे और वहां पर जो है हंसी मजाक का दौर जो है वो चल रहा था। जनरल जैकब जो है वहां पहुंचते हैं, घुसते ही उन्होंने जो है पूरे माहौल को अपने पक्ष में जो है करने की कोशिश की। वहां पर एक भारतीय मेजर जनरल जो है वो बैठे हुए थे जिनका नाम मेजर जनरल नागरा था। उन्होंने मेजर जनरल नागरा को लगभग निर्देश देते हुए कहा कि वो एक मेज और 2 कुर्सियों की व्यवस्था करें। अब सरेंडर का समय आ गया है और जनरल जैकब ने उस मेज पर जनरल नियाजी के सामने सरेंडर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट वो अपने साथ लेकर आए थे, वह एग्रीमेंट जो है उन्होंने पढ़कर सुनाया। सरेंडर एग्रीमेंट सुनने के बाद जनरल नियाजी ने कहा कि आपसे किसने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं? आप तो यहां पर केवल और केवल सीज फायर की शर्तें और सेना वापसी पर बात करने आए हैं। थोड़ा उस समय जो है फिर जनरल जैकब को लगा कि यार ये क्या बात हो रही है। उनको तो लग रहा था कि जनरल नियाजी जो है बहुत आसानी के साथ जो है आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन नियाजी जो है वो दूसरी कहानी कह रहा था। तो जनरल जैकब ने नियाजी को एक किनारे ले गए और उन्हें समझाया कि देखो, अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो आपके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं नहीं ले पाऊंगा। यहां पर मुक्ति वाहिनी के इतने लोग हैं कि वो आपको मारने पर आमादा हैं और मैं आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ चूंकि भारतीय सैनिक जो है उनको पैराड्रॉप करा दिया गया है, तो आपके परिजनों के साथ क्या होगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले पाऊंगा। यदि आप हथियार डाल देते हैं तभी मैं ये सुनिश्चित कर पाऊंगा कि आपके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। मैं आपको 30 मिनट देता हूं और 30 मिनट में यदि आप नहीं माने तो मैं ढाका पर बमबारी के आदेश दे दूंगा। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, सरेंडर एट ढाका, और उसमें जो है उन्होंने लिखा है कि जनरल नियाजी को ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सिगार निकाली और वो सिगार पीने लगे। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत तनाव में था उस समय, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास केवल 3,000 सैनिक हैं और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। ये बात अलग है कि जनरल नियाजी को इस बारे में नहीं पता, और इनके ढाका में 26,400 सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एक कमेटी जो है वो गठित की थी इसी चीज़ को लेकर, जो सरेंडर हुआ था उस चीज़ को लेकर, और इस कमेटी का नाम था हुमदुर रहमान कमीशन। हुमदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल जैकब बड़ी बेफिक्री से अपना पाइप पीते हुए चहलकदमी कर रहे थे। आप समझे कि दोनों बातों में कितना विरोधाभास है। जनरल जैकब लिखते हैं कि मैं सिगार पी रहा था, मैं तनाव में था, मैं ये सोच रहा था कि अगर नियाजी आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा। 1 घंटे में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचने वाले हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ही आत्मसमर्पण होना था। और दूसरी तरफ हुमदुर रहमान कमीशन लिख रहा है कि जनरल जैकब बड़ी बेफिक्री के साथ पाइप पीते हुए चहलकदमी कर रहे थे, मानो उनको पता था कि जनरल नियाजी के पास और कोई चारा नहीं है और वो आत्मसमर्पण करेगा ही करेगा। ठीक 30 मिनट के बाद जब जनरल जैकब कमरे में आते हैं और जब वो नियाजी से पूछते हैं कि आपने क्या फैसला लिया, तो जनरल नियाजी कुछ भी नहीं बोलते। जनरल जैकब कहते हैं कि क्या मैं आपकी इस चुप्पी को मानकर चलूं कि आपने इस सरेंडर एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया है। जनरल नियाजी तब भी चुप।
उनकी आंखों में आंसू थे। तब जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को किनारे ले जाकर कहा कि आत्मसमर्पण के अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आत्मसमर्पण का समारोह रेस कोर्स पर आम जनता के सामने होगा। नियाजी ने पहले तो रेस कोर्स पर आम जनता के सामने आत्मसमर्पण पर आपत्ति जताई, अर्थात आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए, लेकिन कह रहे थे कि रेस कोर्स पे नहीं होगा। लेकिन बाद में उसके लिए भी फिर राजी हो गए। जनरल जैकब लिखते हैं कि उन्होंने नियाजी से कहा कि वे अपने तलवार का सरेंडर करें, तो नियाजी कहते हैं कि मेरे पास तलवार नहीं है। फिर जनरल जैकब कहते हैं कि ठीक है, आपके पास तलवार नहीं है तो आप अपना पिस्टल निकालकर सरेंडर करें। फिर उन्होंने, जनरल नियाजी ने अपनी पिस्टल निकाली और नम आंखों से, भरी हुई आंखों से जनरल अरोड़ा को वो अपनी पिस्टल सौंप देते हैं। इसके बाद जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आते हैं और फिर आत्मसमर्पण का समय आता है। जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। उस समय का एक और बहुत अजीब सा वाकया जो है वो जनरल जैकब लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब सरेंडर एग्रीमेंट पर दस्तखत करने का वक्त आया तो जनरल नियाजी के पास पेन नहीं थी, कलम नहीं थी। वहीं पर बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो के एक संवाददाता थे, सुरजीत सेन ने उनको अपनी पेन दी और फिर उन्होंने जो है उस सरेंडर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। और इस पूरा का जो सरेंडर था 15 मिनट का समय जो है इसमें लगा था। और वो लिखते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान दोनों के बीच किसी भी तरह के शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ और न जनरल नियाजी ने कुछ बोला, न जनरल जैकब ने, न जनरल अरोड़ा ने। इस तरह से जो है रेस कोर्स मैदान पर जो है वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद फिर जो है ये पूरा का पूरा आत्मसमर्पण जो है वो किया। इस तरह से लगभग 93,000 सैनिकों के साथ 4:55 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने तत्काल ये सूचना देश के थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ को पहुंचाई और सैम मानेकशॉ ने यह सूचना देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दी। उस समय जब मानेकशॉ श्रीमती गांधी को यह सूचना दे रहे थे फोन पर, उस समय श्री गांधी कोई इंटरव्यू जो है वो दे रही थी। उन्होंने बीच में ही जो है अपना इंटरव्यू रोका और संसद की तरफ बढ़ते हुए जो है वो संसद में जो है उन्होंने सूचना दी कि हम युद्ध जीत चुके हैं, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और आज का दिन विजय दिवस का दिन, आज एक नवीन देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी तात्कालिक सूझबूझ, जिसका रणकौशल, जिसकी युद्ध संबंधी तमाम अनुभवों ने भारत को न केवल जीत दिलाई बल्कि पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण को भी सफलता दिलाई। ऐसे जांबाज और बहादुर लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब को पूरे देश की ओर से हम सलाम करते हैं। इसी तरह के कई सारे अनगिनत सेना के जवानों ने अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस कहानी के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको देश के नायकों के बारे में, देश के असली नायकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए। अगर आपको
ये कहानी अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश में जो कुछ भी घटित हो चुका है, देश के नायकों ने वीरता के जो जो कार्य किए हैं, उसके बारे में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले। आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में हम एक नए नायक की कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।